आज जैसा कि विषय मिला है मधुमेह में आयुर्वेद और योग की क्या उपयोगिता हो सकती है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक जो इसकी जानकारी आप सबके समक्ष रखूंगा। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवाइयों के, सबसे पहले तो उस पर विचार कर लेना चाहिए। यद्यपि आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तियों को कम से कम 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, या 1-2 घंटे अगर वो योग और प्राणायाम करता है, तब भी हम लोग काफी हद तक शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। सर, डॉक्टर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रभाषणी जी, आपने बहुत ही अच्छा योग कराया। और हमारे बीच में सुषमा जी भी, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी स्वागत है। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर उनके भी शब्द सुनेंगे। जी सुषमा जी, बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा जी का। हमारे बीच में डॉक्टर रंजन विशद जुड़ चुके हैं, जो हमारे एक नियमित साथी आदरणीय देवेंद्र देव जी के सुपुत्र हैं और आयुर्वेदाचार्य हैं। आप बीएससी हैं, बीएएमएस हैं और एमडी हैं नेचुरोपैथी में और आयुर्वेद। तो आयुर्वेद और योग चिकित्सा जो हम सबको इसकी बहुत आवश्यकता रहती है, आपने उन दोनों विषयों में आपका अध्ययन है और महारत है। एक परिचय यद्यपि उसमें जो आया बहुत महत्वपूर्ण वो है कि आप बड़े अच्छे कवि भी हैं। मैंने देखा कि आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं, आपको बहुत पुरस्कार भी मिले हैं। और तो इसका मतलब जो रचनाशीलता परिवार से है वो आगे परंपरा में जा रही है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत पुरस्कार मिले हैं। आपका यात्रा भ्रमण भी काफी रहा है मिडिल ईस्ट में, और कई स्थानों पर आपको पुरस्कार भी मिले और आप कई स्थानों पर गए भी। जो आपको श्रृंगार में महारत हासिल है शर्मा जी, श्रृंगार की। जी 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 जी, चलिए, आपने उसका विस्तार भी किया कि किस तरह की कविताएं लिखते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, जिसमें योग की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपसे चर्चा हुई तो मधुमेह एक ऐसा रोग है, डायबिटीज, जिससे बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं और उसके कई कारण हो सकते हैं, चिकित्सीय कारण भी हैं और उसके अलावा जीवन शैली से जुड़ी भी चीजें हैं। तो हमको ऐसा लगा कि अगर आयुर्वेद और जो प्राकृतिक चिकित्सा है उनके कोई विद्वान हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। तो उसी दृष्टि से हमने विशेष रूप से आपको आमंत्रित किया। अब हम चाहेंगे कि आप अपना व्याख्यान, बातचीत या कुछ करवाना है तो करें। और जिस समय बातचीत हो रही है उस समय हम लोग कपाल भाती या अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं समय का उपयोग करते हुए। और बाकी जिस समय अगर कोई उन्होंने योगासन या प्राणायाम कराए तो जैसा आदरणीय रंजन जी हम सब लोगों को निर्देश और मार्गदर्शन देंगे, हम वही करते रहें। तो डॉक्टर रंजन जी का और आदरणीय देवेंद्र जी देव जी दोनों का ही हम पुनः स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मलिक सर भी जुड़े हुए हैं जी, हमारे बीच में मलिक सर भी जुड़े हुए हैं। जी, मलिक साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्योंकि मोबाइल पर हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हमारे सबसे वरिष्ठ साथियों में से हैं और जिनका मार्गदर्शन हमको सभी को, पूरे जिले को, द्वारका जिले को मिलता रहता है, वो भी आपको सुनने के लिए उपस्थित है। और एक बार जब आपकी बात पूरी हो जाएगी तो फिर हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो भी आशीर्वाद के रूप में कुछ बातें कहें। डॉक्टर रंजन मलिक सर, स्वागत है। योग परिवार में मेरा सभी को यथोचित अभिवादन, वंदन। जैसा कि बताया कि मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ, आयुर्वेद का छात्र हूँ, और आज का जो विषय मुझे दिया गया है वो मधुमेह से संबंधित है। आयुर्वेद एवं योग के माध्यम से मधुमेह को कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसका कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, इस विषय पर कुछ अपने विचार आप सबके समक्ष रखूंगा। यूं तो बहुत ही कॉमन सी बीमारी है ये मधुमेह, इसको डायबिटीज मिलेटस भी बोलते हैं, और ज्यादातर लोग इसके कारणों से, इसके लक्षणों से
और इसका निदान क्या है, इसकी चिकित्सा क्या है, इससे भली भांति परिचित हैं, फिर भी हम लोगों की स्मृतियां जो हैं बहुत कमजोर होती हैं या उन पर कभी कभी आवरण छा जाते हैं। इसलिए इस तरीके के व्याख्यान, इस तरीके की परिचर्चाएं आवश्यक हो जाती हैं ताकि वो चीज हमें रिमाइंड होती रहे बीच बीच में। आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ। आयुर्वेद में सूक्ति है कि उसमें लिखा है कि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत्। व्यक्ति को सब कुछ त्याग कर सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, शरीर का अनुपालन करना चाहिए। एक उसमें और सूत्र आता है, ऋचा आती है कि धर्मार्थ कामयनेन धर्मार्थ सुख साधनम, आयु कामयनेन धर्मार्थ सुख साधनम, आयुर्वेदेशेषु विधिया परमादरा। जिनको आयु की कामना है, जो शतायु स्वस्थ रहकर शतायु बनना चाहते हैं, उनके लिए सब कुछ छोड़कर जो आयुर्वेद में उपदेश दिया गया उसका अनुपालन करना चाहिए, ऐसी उसमें सूक्ति है। और आयुर्वेद के दो प्रयोजन है मुख्य रूप से, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, और अगर वो व्यक्ति रुग्ण हो गया है, आतुर हो गया है, तो उसके रोग का उन्मूलन। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हमारे आयुर्वेद में बहुत हैं। अगर हम उस पर भी काफी जोर दें, अगर उसका अनुपालन करें, तो निश्चित रूप से बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आज जैसा कि विषय मिला है, मधुमेह में आयुर्वेद और योग की क्या उपयोगिता हो सकती है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक जो इसकी जानकारी आप सबके समक्ष रखूंगा। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे भोजन में 5 तत्व मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर। ये 5 तत्व हम अपने भोजन में लेते हैं और इन्हीं से ही हमको ऊर्जा मिलती है और अपने हम दैनिक कार्य के माध्यम से करते हैं। तो जो ये मधुमेह होता है, ये शर्करा से जुड़ा हुआ विषय है। शर्करा का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, शुगर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जो एक ऊर्जा का सद्य स्रोत है। सबसे पहला स्रोत ऊर्जा का जो हमारे बॉडी का है वो शुगर ही है। शुगर से ही सबसे पहले ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और वही प्रभावित हो जाती है। तो वो शुगर जो है यूरिन के माध्यम से, शुरुआत में यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से निकलने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये शुरुआती स्थिति होती है शुगर की, लेकिन जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो ये शुगर हमारे रक्त में भी बहुत ज्यादा एक लिमिट के ऊपर एकत्रित होने लगती है, जो हमारी अन्य बॉडी फंक्शंस को प्रभावित करती है। तब हम उसको बोलते हैं डायबिटीज मिलिटस। सामान्य तौर पर 2 तरह की डायबिटीज होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो आनुवांशिक होती है। जैसे जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि परिवार में पूर्व में कोई हिस्ट्री अगर रही हो डायबिटीज की, तो उनकी भावी पीढ़ी में इसकी संभावना बहुत ही प्रबल हो जाती है और इसमें इंसुलिन लगभग या तो बहुत कम बनता है या ना के बराबर बनता है। तो उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं, यानी कि जो भी अगर बच्चा भी हुआ तो वो शुगर से ही ग्रसित होगा। तो वो जो है इंसुलिन जो हार्मोन होता है पैंक्रियास से निकलता है, जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है, उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो वो कहलाती है टाइप 1 डायबिटीज। वो उसके लिए आजीवन हम सबको इंसुलिन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी टाइप की जो डायबिटीज है उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, जिसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। ये हमारे मिथ्या आहार विहार से उपजती है। हमारा जो खान पान, रहन सहन अव्यवस्थित हो जाता है, उस कारण से होती है। और कालज होती है, मतलब ये 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल या 60 साल इस एज में आने पर हो जाती है। तो ये इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इसको अगर हम लोग अपना खान पान, आहार विहार अगर संभाल लें तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। सामान्य तौर पर जो लक्षण होते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे
शरीर में ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पैंक्रियास, जो लिवर के पीछे होती है। इससे दो तरीके के जूस निकलते हैं, एक तो पैंक्रियाटिक जूस होता है और दूसरा एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंसुलिन हार्मोन। तो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो तो ड्यूटेनल के माध्यम से हमारे हाथ में जाता है और फैट और प्रोटीन आदि को उनका पाचन करता है। दूसरा होता है इंसुलिन हार्मोन, जो इंसुलिन हार्मोन ब्लड में जो शुगर आ जाती है उसको रेगुलेट करता है। सामान्य तौर पर इंसुलिन हार्मोन की एक मैं फंक्शन बता देता हूँ। इंसुलिन हार्मोन का कैसे काम करता है बॉडी में। हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है और कई सारी कोशिकाएं इकट्ठे होकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज इकट्ठे होकर अंग बनते हैं, अंग इकट्ठे होकर सिस्टम बनते हैं, सारे सिस्टम मिलकर एक बॉडी बनती है हमारी। तो जो सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वहां पर इस इंसुलिन हार्मोन के अणु उस सेल मेम्ब्रेन पर एक स्लॉट होता है, उस पर जाकर चिपक जाते हैं इंसुलिन हार्मोन के अणु, और फिर वो जो शुगर ब्लड में होती है उस शुगर को सेल्स में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें इंसुलिन की मात्रा तो अच्छी तरीके से स्रावित होती है बॉडी में, लेकिन वो जो है जो सेल मेम्ब्रेन है वहां तक वो पहुंच नहीं पाती है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो सेल्स जो है, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा जो इंसुलिन इकट्ठा होना चाहिए वहां पर नहीं हो पाता, जिस कारण से शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, हमको एनर्जी नहीं मिल पाती। इसके सामान्य लक्षण जो है वो ज्यादातर आप लोग परिचित है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि बार बार इसमें मूत्र त्याग की भावना होती है। मूत्र में अगर हम उसका टेस्ट कराएं यूरिन का तो उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मूत्र के माध्यम से ओज का, अपर ओज का क्षय होता है। सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं जिनको सभी को तो नहीं लेकिन ज्यादातर लोगों को जो शुगर से ग्रसित होते हैं उनका चेहरे की चमक जो है फीकी पड़ जाती है। तो वो इसीलिए हो जाती है कि हमारे शरीर में दो ओज होते हैं, पर ओज होता है, अपर ओज होता है। तो अपर ओज का क्षय हो जाने के कारण से उनके चमक फीकी हो जाती है, वजन में भी कमी हो जाती है। यद्यपि हमको भूख और प्यास अधिक लगती है इसमें, लेकिन फिर भी वजन हमारा कम होता चला जाता है। हाथ पैर में शून्यता, झुंझुनाहट, जलन, ये सब लक्षण होने लगते हैं और आंख की रोशनी जो है वो कमजोर होने लगती है। इसके साथ साथ सिर दर्द की भी समस्या होती है और घबराहट जैसी स्थिति बनती चली जाती है। बार बार इन्फेक्शन होते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है और इसके साथ साथ चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। तो ये जो होते हैं सामान्य लक्षण होते हैं शुगर के हम लोग, और ऐसा देखा गया है कि इस समय भारत में कम से कम 32 करोड़ लोग शुगर से ग्रसित हैं और ये दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसका अगर निदान देखा जाए, कारणों पर ध्यान दिया जाए, तो अगर हम आहार की बात करें तो जो लोग गरिष्ठ भोजन अधिक करते हैं, बासी भोजन अधिक करते हैं, तला भुना भोजन अधिक करते हैं, और हमारे आयुर्वेद में 6 रस कहे गए हैं, कटु अम्ल लवण, कटु तिक्त कषाय, मधुर अम्ल लवण और कटु तिक्त कषाय। जो लोग मधुर अम्ल लवण इन 3 रसों का जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं उनको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा जो लोग दुग्ध और दुग्ध से बने पदार्थ इनका अत्यधिक सेवन करते हैं उनको भी इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है। और जो कफ वर्धक या फैट बढ़ाने वाले भोजन करते हैं, इस तरीके का जो आहार करते हैं, उनको शुगर होने की संभावना ज्यादा है। और बिहार की दृष्टि से अगर देखें तो आलस प्रमाद में पड़े लोग, उनको संभावना ज्यादा रहती है। जो लोग श्रम नहीं करते हैं, जो लोग मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं या किसी भी तरीके का योग प्राणायाम इत्यादि नहीं करते हैं। और ये एक्चुअली राजयोग है मधुमेह। पहले जो संपन्न लोग हुआ करते थे, संपन्न लोग हुआ करते थे आर्थिक रूप से, हर तरीके से उनको हुआ करता था, लेकिन अब ये बीमारी संपन्न और विपन्न दोनों को ही होती।
क्योंकि जो भी आलस दिमाग में पड़ा रहेगा, शारीरिक श्रम नहीं करेगा और अधिक मात्रा में भोजन करेगा, स्थूलता जिसमें है, उसको इस तरीके की संभावनाएं बहुत ही प्रबल हो जाती हैं शुगर। सामान्य तौर पर हम लोग टेस्ट के माध्यम से इसको डायग्नोज करते हैं। तो यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं। तो यूरिन टेस्ट में अगर शुगर, सामान्य तौर पर शुगर नहीं आती है, लेकिन अगर उसमें शुगर आ रही है तो इसका मतलब आप डायबिटीज के लिए उन्मुख हैं। दूसरा, अगर हम देख सकते हैं मोटे तौर पर जब हम मूत्र त्याग करते हैं तो हमारे मूत्र के आसपास, अगर हम बाहर नहीं करें तो उसके आसपास चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमको समझ लेना चाहिए कि हम लोग जो है शुगर होने वाली है। या जिनको रक्त में जिनके शुगर अच्छी मात्रा में एकत्रित हो रही है तो उनको मक्खियां इत्यादि लगने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी समझ लेना चाहिए कि हमको शुगर हो चुकी है या होने वाली है। इसके अलावा हम लोग 3 टेस्ट और कराते हैं अगर शुगर जिसको डायग्नोस हो जाती है। एक होता है फास्टिंग, जो सामान्य तौर पर 80 से 100 के बीच में रहनी चाहिए। फास्टिंग मतलब बिल्कुल खाली पेट, सुबह जिसको बोलते हैं। फिर हम लोग एक पोस्ट प्रेंडियल पीपी जिसको बोलते हैं, उसको टेस्ट कराते हैं। वो खाने के 1.5-2 घंटे के बाद उसका टेस्ट करते हैं, जो 120 से 140 के मध्य होनी चाहिए। अगर इतनी है तो व्यक्ति नॉर्मल है, और अगर इससे ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है उतना ही वो शुगर से ग्रसित है। इसके अलावा एक टेस्ट हम लोग और करते हैं, HbA1c। ये पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड होता है। 3 महीने उसकी व्यक्ति की ब्लड शुगर कितनी रही, उसका आकलन इससे होता है। और इसका नॉर्मल वैल्यू होती है 6। अगर 6 से कम है तो व्यक्ति सही है, अगर 6 से ज्यादा है तो उसको सोचना पड़ेगा कि वो शुगर से ग्रसित है, और फिर उसको रोकने के लिए प्रयास उसको करने पड़ेंगे। तो ये तो इसके टेस्ट हो गए, लक्षण हो गए, निदान हो गए। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवाइयों के? सबसे पहले तो उस पर विचार कर लेना चाहिए। यद्यपि आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तियों को कम से कम 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, या 1-2 घंटे अगर वो योग और प्राणायाम करता है तब भी हम लोग काफी हद तक शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। कोशिश की जाए कि हेल्दी और पौष्टिक डाइट लें, फास्ट फूड, स्नैक्स, जंक फूड वगैरह इनसे बचें, और शारीरिक श्रम करने से बिल्कुल ना घबराएं। जितना जहां भी मौका मिले तो हमें शारीरिक श्रम उसको करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा वेट जो है आइडियल हो, आइडियल वेट से ज्यादा नहीं वजन होना चाहिए, स्थूलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्थूलता अगर बढ़ेगी तो डायबिटीज की संभावना, हार्ट डिजीज की संभावना इनकी बढ़ जाएगी। और प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। 8 घंटे 7-8 घंटे की नींद अगर साउंड स्लीप है तो निश्चित रूप से हम लोग डायबिटीज से बच सकते हैं। इसके अलावा आहार विहार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन जो आजकल हर वर्ग में, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, या महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग इससे ग्रसित हम सब लोग देख रहे हैं। इन सबके पीछे जो कारण आता है वो होता है तनाव, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव डायबिटीज का पूरक है। मानसिक तनाव अगर बहुत ज्यादा है, एक लिमिट से, वैसे तनाव तो सबके साथ होता है, लेकिन फिर भी अगर एक लिमिट से ज्यादा मानसिक तनाव है, क्योंकि मन और शरीर हमारे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो अगर हमारा मन व्यथित होगा, मन क्लेश युक्त होगा, तो निश्चित रूप से हमारी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है बॉडी की वो भी प्रभावित होंगी। और जिसके पास जितना तनाव होगा उसकी शुगर जो है उतनी ही प्रभावित होगी, ऐसा माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि तनाव मुक्त रखें अपने आप को। और इसके अलावा वैसे तो चिकित्सा एलोपैथ के माध्यम से, होम्योपैथ के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से और अन्य प्राकृतिक चिकित्सा योग के माध्यम से सब लोग करते ही हैं। बेसिक चिकित्सा सूत्र मैं आप सबको बता देता हूँ। एक तो आयुर्वेद में कहा गया कि अगर कोई भी बीमारी है तो उसका सबसे पहला सूत्र होता है निदानम परवर्जेत। उसका जो कारण है, उसका जो निदान है, उसको हटाया जाए सबसे पहले। तो ये विचार करें किस कारण से हमें डायबिटीज हुई है, तो उन कारणों को हटाने का हमको प्रयास करना चाहिए।
मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो है ये बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि 5-6 किलोमीटर टहल लें, और उसके साथ अगर योग करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभकारी है। और वरना स्विमिंग है या कोई गेम खेल सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। किसी भी तरीके की आपको शारीरिक श्रम 1 घंटा तो कम से कम करना ही चाहिए, और अधिक से अधिक 1-2 घंटे तक किया जा सकता है। इसमें जो 3 रसों से युक्त भोजन जो लोग अधिक लेते हैं उनकी भी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। जैसे मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 रस अगर लेंगे तो उससे तो डायबिटीज बढ़ेगी आगे। लेकिन कटु, तिक्त, कषाय, 3 रस युक्त, कटु मतलब होता है तीखा, कषाय मतलब कड़वा, कटु तिक्त कटु मतलब तीखा, कटु मतलब जो होता है तीखा, और तिक्त का कड़वा, और कषाय मतलब कसैला। तो इन रसों से युक्त अगर हम भोजन हम ले रहे हैं तो डायबिटीज जो है कंट्रोल में रहेगी। और मधुर, अम्ल, लवणों का त्याग अधिक से अधिक करें, तब डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा कुछ आयुर्वेद के और चिकित्सा सूत्र हैं जो घर पर किए जा सकते हैं, घरेलू उपाय जिनको हम कहते हैं, और उनका अगर हम पालन करते हैं तो उसको शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। विजय साग की लकड़ी आती है, उसका 100 ग्राम अगर विजय साग की लकड़ी को रात में अगर हम पानी में डुबो दें और सुबह पानी को छान कर पी लें तो उससे भी शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। और गर्मियों में तो नहीं, लेकिन सर्दियों में अगर शिलाजीत का उपयोग करें तब भी इसको शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ अंजीर के पत्तों का अगर काढ़ा हम लें, बेल पत्रों का काढ़ा लें, हल्दी भी इसमें काम आती है। और जितनी भी कड़वी चीजें जैसे नीम है, चिरायता है, कुटकी है, ये सब जो है डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करती हैं। दालचीनी है, इनका उपयोग करके हम यदा कदा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। भोजन में अगर भोजन की दृष्टि से देखा जाए तो कोशिश ये करें कि चीनी वगैरह इत्यादि जो है, और चावल का, और जो स्टार्च युक्त चीजें हैं जैसे अरबी हो गया या कटहल हो गया, इन चीजों से बचना चाहिए। इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। और हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, सलाद, इन सब का अधिक से अधिक मात्रा से जो सेवन करते हैं तो उनका शुगर कंट्रोल में रहता है। भोजन में कोशिश करें कि मल्टीग्रेन आटा लें। मल्टीग्रेन आटा, गेहूं में चूंकि ज्यादा स्टार्च होता है, ज्यादा शुगर होती है, तो अगर मल्टीग्रेन लेते हैं, मोटा अनाज उसमें मिला लेते हैं, तो काफी हद तक उसमें फाइबर भी होता है, तो काफी हद तक हम लोग शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। योग की दृष्टि से देखें, आप लोग तो सभी लोग योग के एक्सपर्ट हैं और काफी समय से कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ आसन, वैसे तो हर प्राणायाम, हर आसन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डायबिटीज को कंट्रोल करने में अपनी महती भूमिका निभाता है। लेकिन फिर भी कुछ आसन जो है विशेष रूप से इसमें प्रभावशाली होते हैं। उसमें धनुरासन है, अर्धमध्य है, और पश्चिमोत्तानासन है, शवासन है, और मंडूकासन है। प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम तो मुख्य रूप से इसमें काम करता ही है, क्योंकि पेट का ही व्यायाम इसमें होता है, और इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, पैंक्रियास का अच्छा हो जाता है, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भस्त्रिका, ये प्राणायाम भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं शुगर को कंट्रोल करने में। ये छोटा सा परिचय था मधुमेह का। अगर किसी को इस दृष्टि से प्रश्न इत्यादि पूछने हो तो उनका स्वागत है, मैं उनके निदान का प्रयास करूंगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजन जी, इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी आपने, उसके कारण भी बताए, उसका निदान भी बताया, योग भी बताया, प्राणायाम भी बताया। बहुत शुक्रिया। मैं ज्योति जी सबको देख नहीं पा रहा हूँ, इनमें से जो हमारे साधक प्रश्न करना चाहते हैं आप उन लोगों से कुछ प्रश्न ले लें, डॉक्टर रंजन उसका उत्तर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी आप इसको कंडक्ट कर रहे हैं। आपने जो भी बताया कि किस चीज की वो डंडी का आपको बता दें, तो आपने अंजीर के पत्तों का काढ़ा बताया, और एक चीज और बताई थी वो बीच में मैं सुन रहा था, विजय सार की लकड़ी होती है। विजय सार की लकड़ी, तो ये क्या मतलब कैसे पंसारी के पास मिलती है? पंसारी के पास मिल जाएगी।
तो जैसा उसको 100 ग्राम का टुकड़ा अगर आप ले लेंगे और उसको रात में पानी में भिगो कर सुबह छान कर पी लेंगे तो काफी हद तक उसको कंट्रोल कर लेती है। फिर पुनः अगले दिन फिर वही लकड़ी पानी में डुबो देंगे। जी जी, आपसे अनुरोध है कि जो है ना आप लिख के भी थोड़ा सा व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो लोगों को बहुत इससे फायदा हो। बहुत मेरा डॉक्टर साहब एक प्रश्न मैं जरा ऐसा करूंगा, ये इसमें ये कहते हैं कि डायबिटीज में अगर गुड़ का सेवन करने से थोड़ा कम उससे असर होता है, तो इस बारे में थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं कि उसके लिए मीठे में अगर खाना चाहें मीठा, क्योंकि मीठे से बचना तो बड़ा मुश्किल है और आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। आप जब भी घर से बाहर हो तो सबसे ज्यादा मीठे पर ही पूछते हो, लेकिन फिर भी चीनी जितनी ज्यादा नुकसानदायक जो डायबिटीज में उससे उतनी तो गुड़ और शहद, ये दो चीजें ऐसी हैं, ये उतना नुकसानदायक नहीं होती हैं शुगर में, लेकिन फिर भी इनसे बचना ही चाहिए। गुड़ तो खा सकते हैं थोड़ा बहुत कभी कभार, खाना खाने के बाद, जैसे एक डेली अपन गुड़ की छोटी पीसना चाहे तो ले सकते हैं। ये चीनी का अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपका बहुत ज्यादा मन है तो आप गुड़ और शहद, और बल्कि एक स्टीविया का पत्ता आता है, स्टीविया का प्लांट होता है, उसके पत्ते भी चबा सकते हैं, तो उससे भी वो भी मीठा ही होता है, और जिसको मीठी तुलसी बोलते हैं। अच्छा हाँ, इस पे थोड़ा सा डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा प्रकाश डालें। स्टीविया का मैंने काफी इसमें देखा है, तो ऐसा इसका कोई स्टीविया का जो है कोई साइड इफेक्ट तो नहीं तो है इसका? साइड इफेक्ट कोई तो नहीं? लिमिट में कोई चीज अगर आप अच्छा ले रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छी चीज भी बहुत ज्यादा लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट हो जाए। अच्छा, अब जैसे आपकी ब्रज पे बड़ी अच्छी रचना एक है जो बहुत ज्यादा मेरा मधुमेह बढ़ा देती है जब सुनता हूँ उसको, तो उसमें अगर सब कभी समय मिले तो उसका रचना का जरा सुनना चाहूँगा। ऋषि जी, एक हमें जानकारी मिली है कि आप इतने अच्छे रचनाकार हैं, तो जरूर उसको हम अलग से उसके लिए कार्यक्रम करेंगे। अभी हम जो सब लोग साधक हैं, अगर उनकी कोई जिज्ञासा है तो कोशिश करते हैं कि वो इस संदर्भ में और कोई पूछना चाहते हैं। शुगर फ्री और स्टीविया पाउडर फॉर्म में जो मिलता है, क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ठीक रहता है या नहीं? जैसे शुगर फ्री है, मेरी दृष्टि में तो शुगर फ्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेवर। मेरी दृष्टि इसमें के विजय सार की लकड़ी जो है, एक बार में कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं उसको? नहीं, उसको तो आप महीनों यूज कर सकते हैं जी, उसको महीनों यूज कर सकते हैं। मैं ऐसे ही उसको भिगो करके रात में भिगो करके और सुबह उसका पानी पी लेना है, बस ऐसे ही। हाँ, बस इतना ही करना है आपको। डॉक्टर साहब, मेथी का पानी भी इसमें कारगर रहता है क्या? मेथी का पानी बिल्कुल इसमें बहुत अच्छा कारगर होता है। मेथी को भी रात में भिगोकर और सुबह उसका पानी को छान कर पी सकते हैं, तो उसमें भी काफी लाभदायक होता है। जी, करेले का जूस भी पिया जा सकता है क्या? करेला है, गुड़मार है, जामुन की गुठली है, इनका भी किसी ना किसी माध्यम से अगर हम सेवन करते हैं जी, तो ये सब लाभदायक जी। ये होने के बाद हमेशा ठीक हो सकती है क्या? अपन कोई इलाज करें उससे हमेशा की चली जाएगी क्या, जब हो गई हो किसी को? तो देखिए, ये डायबिटीज किसी को हो गई हो, देखिए शुगर किस कारण से हुई है, उसमें ये देखना जरूरी पड़ता है। अगर मान लीजिए आपका इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में है और कोई फिजियोलॉजिकल कारण के से आपकी शुगर है, तब तो ये वापस हो सकती है। लेकिन अगर आपकी इंसुलिन की मात्रा ही कम साबित हो रही है पैंक्रियाज से, तब इसको केवल मैनेज किया जा सकता है आहार विहार से, और पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब, अगर आप HbA1c जो आपने टेस्ट बताया है, ये खाना खा के करना है या खाने मतलब खाली पेट कर सकते हैं?
मैंने बताया एक तो खाली पेट होता है जिसको फास्टिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है खाना खाने के 2 घंटे बाद, इसको पीपी बोलते हैं। सर वो एक जो आप मंथ्स वाला जो बता रहे थे ना, HbA1c HbA1c, हाँ HbA1c तीसरा टेस्ट होता है, उसमें पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड होता है। उसमें पिछले 3 महीने ब्लड शुगर का क्या लेवल रहा वो उससे कैलकुलेट होता है, और वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है। HbA1c ज्यादातर डॉक्टर्स कराते हैं, उससे ये लगता है कि पिछले 3 महीने का इसका ब्लड शुगर का क्या रिकॉर्ड रहा है, फिर उस असेसमेंट होता है उसके साथ। तो उस पे खाली पेट कराना है HbA1c या फिर खाना खा के? ये खाली पेट हो। थैंक्स। जीवन जी कुछ पूछना चाहते हैं? जीवन जी आप पूछिए। हाँ, मैं डॉक्टर साहब ये पूछ रहा था, नट सेल में अगर आप एक शुगर के मरीज को हिदायत देना चाहें, क्योंकि शुगर एक एज के बाद होता है और आदमी वहाँ पर फिर से बच्चा होने लग जाता है और शरारतें करता है, कभी मीठा खा लिया कभी कुछ खा लिया, तो एक नट सेल में अगर आप एक शुगर के मरीज को हिदायत देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? नट सेल में तो मैं यही कहूंगा कि व्यक्ति को अपने जीवन के पूर्वार्ध में खाने के लिए जीना चाहिए और उत्तरार्ध में जीने के लिए खाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक वाक्य में सब कुछ कह दिया आपने। और कोई अगर पूछना चाहे तो बताइए, नहीं तो इस चर्चा को हम आगे ले जाएंगे। हमारे बीच में कुछ विद्वान और भी आए हैं तो उनसे बात करना चाहेंगे। कोई अगर प्रश्न हो किसी का तो कृपया पूछ सकते हैं। डायबिटीज तो एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों को डॉक्टर साहब जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। कि ये जी तो हम लोग ये टेंशन से तो मैंने सुना था कि बीपी बढ़ता है, लेकिन टेंशन से शुगर भी बढ़ती है, ये आज ज्ञात हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसको जानकारी देने के लिए। शुगर अगर शुगर लंबे समय तक रहती है तो उसके और कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन किडनी से रिलेटेड हो जाते हैं, रोशनी से रिलेटेड होते हैं और हार्ट से रिलेटेड हो जाते हैं। मतलब हमारे हार्ट, किडनी और आंखों को भी बहुत प्रभावित करते हैं अगर शुगर मेंटेन नहीं हो रही है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजन। और हमारे बीच में आदरणीय मलिक जी हैं। मैं मोबाइल से देख तो नहीं पा रहा हूँ, परंतु प्रारंभ में तो आप थे ही, आपके दर्शन भी हुए, तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो कृपया इस संदर्भ में अपना मार्गदर्शन दें। डॉक्टर मलिक। ओ मेरा प्रणाम सबको। और जिन भाई बहनों ने मिलके डॉक्टर रंजन को बुलाया है उनको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पहले से सब कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पता और वो सुन के हैरान हो जाते हैं। जैसे अभी ऋषि जी ने कहा, भाई ने कहा कि भाई हमें मधुमेह का नहीं पता था कि ये भी टेंशन से हो जाता है। तो ऐसे हमारे बीच में बहुत लोग होते हैं। मैं इसलिए उनको साधुवाद देता हूं जो अपनी क्लास में इस तरह की डॉक्टर को बुला के, स्पेशलिस्ट को किसी भी चीज का तो बुला के और हमें जानकारी देने की कोशिश की जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहन फिरोज को कल मिली थी, मेरे को कल लगी हमारी क्लास में आना, तो मैं आ गया और आज देखा तो डॉक्टर रंजन आए हुए हैं। तो कितनी एक बहुत अच्छी बात है। आप डॉक्टर अनिल जी, आप लोगों को जो इसको मेन कर रहे हैं उनको सब। एक मैं इसी को बात जोड़ूंगा जो डायबिटीज की बात है। हमसे ये सारी बातें 2006 में स्वामी जी ने अभी के कोई ये जड़ से मिट सकती है कि नहीं मिट सकती। स्वामी जी के पास सारे रिकॉर्ड हैं और ये 100% जड़ से भी मिट सकती है। मैं टाइप तो नहीं बता सकता, इतनी हमने सुनी थी क्योंकि हम इन मामले में तो अनपढ़ थे। तो ये जड़ से भी मिट सकती है। लेकिन अभी डॉक्टर रंजन ने जो बात बताई कि टेंशन से अब मेरे ख्याल में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं बची जो टेंशन से ना होती हो। और टेंशन की ये प्रॉब्लम है कि टेंशन लोगों को पता ही नहीं कि मैं टेंशन में हूँ। टेंशन तो एक विचार है जो उसके मन में चल रहा है लगातार या किसी टाइम भी, और जो उसको पता कि जो टेंशन कहते हैं। टेंशन एक्चुअली हम क्या मानते हैं, कोई घटना घट जाए उसको टेंशन मानते हैं।
जैसे लड़की की शादी करनी है, लड़का नहीं मिल रहा, तो वही टेंशन आ जाती है। इस तरह की बातें, क्या कोई चोट लग गई, ठीक नहीं हो रही, आर्थिक नुकसान हो गया, लेकिन टेंशन तो विचारों की ही है। इसको ध्यान से देखें तो जो लगातार विचार किसी बात के बारे में हमें चल रहे हैं, तो वही एक टेंशन है। तो इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो एक मैं इसके साथ जोड़ूंगा, जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, शर्म की बात, ये अगर शरीर से मेहनत करवाओगे तो डायबिटी की माँ भी भागते दिखाई देगी। वो मेहनत क्या है डॉक्टर साहब, तो जो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो यही कहेंगे कि जी आप वॉक किया करो। वॉकिंग में शर्म तो होती नहीं, लेकिन वॉक को कितने लोग मैंने देखे जिनको ये नहीं पता कि वॉक कैसे करें। तो वॉक तो फास्ट करनी है। अगर वॉक से फायदा उठाना चाहते तो फास्ट करनी पड़ेगी। मैं जो एक अनपढ़ होने के नाते समझता हूँ कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन ली जाएगी उतनी ही ज्यादा शुगर अंदर बर्न होगी, और जितनी बर्न होगी तो ठीक होएगी। तो वो केवल शर्म से आ सकता है, यानी कि मेहनत से हो सकती है। जब आप भागोगे नहीं, सांस आपका फूलेगा ही नहीं, तो आपको ऑक्सीजन तो ली नहीं। इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा अनुलोम विलोम भी बहुत जरूरी है। केवल कपालभाति से भी काम चलेगा। ये दोनों ही प्राणायाम और कपालभाति जो करते हैं, तो इतने लोगों हमारे सामने, क्योंकि हम तो बार बार स्वामी जी के उनमें जाते रहते हैं, इतने लोगों ने इसको मिटा लिया, जड़ते वो स्वामी जी के पास दौड़ आ गए। तो उन्हीं लोगों का देखा गया है जिन्होंने ये मेहनत की है, चाहे वो रनिंग से की, चाहे गेम खेल के की, कैसे भी की। क्या तुम्हें बैठे बैठे जो उन्होंने एक्सरसाइज बताई है, जैसे मोटापा घटाने वाली, ये सारी डायबिटीज तो मिटाने वाली है। दूसरा, ये जो मैं बताना चाहता था, जो मैं डॉक्टर साहब से सुन रहा था, जो इन्होंने जानकारी दी है कि भाई होती क्या है डायबिटीज, और इसको फिर निदान, इसका कंट्रोल क्या है, प्रिवेंशन क्या है, और अगर हो गई तो इसका इलाज क्या है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने योग से जोड़ के और डायबिटीज को ठीक करने की सलाह जो दी है। तो अगर हम सब, दूसरी बात है, कोई भी बीमारी तो मिट सकती है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो उसको कर सकते हैं या कर पाते हैं। अरे कपालभाति, वो कहते मंडूकासन ही तुम 5 मिनट लगातार कर लो तो उसी से मिट जाएगी, लेकिन कोई कर सकता है? करता ही नहीं है। वो कहते हैं तुम ये धीरे धीरे इसको जॉगिंग में बदल दो, जो ये वॉक करते हो उतनी ही स्पीड पे रहो, लेकिन जॉगिंग में बदल दो, लेकिन कोई करेगा? कोई नहीं करता है। जिन्होंने हजारों आदमी में से एक आदमी करता है, वो मिटा लेता है। तो हमारे अंदर वो संकल्प होना चाहिए अपने शरीर के, जो आलस और प्रमाद डॉक्टर साहब ने कहा ना, यही तो सबसे बड़ी जड़ है डायबिटीज। और स्वामी जी ने एक और बात बताई है, मैं डॉक्टर साहब ने इसको दूसरे ढंग से बता गए हैं कि डायबिटीज की दवाई खाने के साइड इफेक्ट हैं बीपी, हाई बीपी या हाई बीपी पे दवाई खाने के इफेक्ट हैं किडनी गई तो हाई साइड इफेक्ट हैं आंख। 2 से 3% लोग अंधे हो जाते हैं। इसका सावधान रहना। इसलिए मेहनत करो शरीर से, चाहे चारपाई में लेटे लेटे पड़े पड़े करो, चाहे ग्राउंड में जाके करो। इस शरीर से मेहनत करेंगे हम तो डायबिटीज नहीं रह सकती। मैं इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत एक बार फिर साधुवाद देता हूँ, और मेरे से कोई ज्यादा आ गया हो तो माफ करना। ओ शुक्रिया आदरणीय मलिक साहब, बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी, और डॉक्टर साहब की जानकारी में एक तरीके से जोड़ दिया आपने। बहुत शुक्रिया। आदरणीय सुषमा जी भी हैं। सुषमा जी, आप तो क्या कुछ कहें? ओम जी सभी को, और गुरु जी को भी ओम। हमारे जो क्लास में आकर आशीर्वचन दिया भी मलिक जी ने, तो इनका भी विशेष धन्यवाद। और डॉक्टर साहब का तो धन्यवाद है ही, जिन्होंने इतनी बड़ी बीमारी के बारे में सबको जानकारी दी। जिनको नहीं पता था उनको भी पता लगा कि बीमारी किस प्रकार से होती है, हमारे अंदर कैसे प्रवेश करती है और कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं। वैसे तो अनिल जी और सरोज जी जो क्लास में करा रहे हैं, इतना बड़ा कार्य कि सभी को हर संडे को बुलाते हैं, किसी ना किसी रिसोर्स पर्सन को बड़े अच्छे रूप से वो बताते हैं। डॉक्टर साहब जैसे आए, पिछले बार मैं जुड़ नहीं पाई किसी कारण से, तो हर संडे को डॉक्टर साहब कोई ना कोई अपनी विशेष बीमारी के बारे में हमें जानकारी देते हैं, निदान बताते हैं।
तो मैं अनिल जी का और सरोज जी का भी विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, करते रहें, कराते रहें, सबको जानकारी देते रहें और हमारे गुरुजनों का भी हमें आशीर्वाद मिलता रहे इस बहाने से। धन्यवाद सभी का। हम लोगों की सबसे ज्यादा शुगर जो है सरोज मैडम और अनिल सर बढ़ाते हैं। सुबह सुबह सबसे ज्यादा शुगर हम लोगों की 500 पहुंचा देते हैं। ये दोनों के चेहरे देखते ही हमारी शुगर हाई पहुंच जाती है एकदम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजन जी और आदरणीय मलिक जी, आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय देवेंद्र जी, जिनके आप सुपुत्र हैं, और ये बड़ी अच्छी जानकारी मिली है कि आप इतने प्रख्यात कवि भी हैं। हम जरूर चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रमों में आपको सुनने का मौका मिले, परंतु इतने कम समय में। अनिल जी, मैं एक जोड़ना चाहता था कि डॉक्टर रंजन को ही बुलाया करो। इनका चेहरा देखे आपने, जिसको मैं लाइक करता हूँ, वो हंसमुख चेहरा ही हमारी सारी बीमारियां मिटाने का सबसे बड़ा कारण होता है। हम भी इसको अपनाने की कोशिश करें कि सदा हंसमुख रहे। वो बगैर ना बोल रहे तब भी हंसते हैं और बोलते हुए भी हंसते हैं। इससे बड़ी भगवान की देन क्या होगी जो इनके ऊपर बरसाई। क्या बात है, बहुत सुंदर बात बताई आपने। एक इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि बोलते बहुत कम है। जी 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 जी। लेकिन ये भी चीज आदरणीय देवेंद्र जी से लिए। आदरणीय देवेंद्र जी भी सदा मुस्कुराते रहते हैं और बड़े संकोच और विनय के साथ अपनी बात करते हैं। परिवार में ये गुण गया, बहुत अच्छी बात है और हम डॉक्टर रंजन के विशेष आभारी हैं। शायद देवेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं। देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रंजन जी के प्रस्तुति करने के लिए मुख्य श्रेय ऋषि भाई जी को जाता है, इसलिए हमारी ओर से उनको साधुवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। और ऋषि जी का जो आग्रह है उनसे जरूर आने वाले समय में हम अपनी रचनाएं सुनेंगे। मैं सरोज जी को ये वापस दे रहा हूँ। सरोज जी आगे कर। सभी का, मलिक सर का विशेष धन्यवाद। आए आज लोग आशीर्वाद दिए और रंजन जी ने, डॉक्टर रंजन ने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से बीमारी होती है, क्यों होती है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सर का, जिनके माध्यम से हम डॉक्टर रंजन से मिल पाए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी का धन्यवाद। सभी साधकों का विशेष धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़ते हैं, पूरे समय तक रहते हैं और इसी तरीके से कक्षा में सब आते रहें और हर संडे को हम विशेष मिलवाते रहेंगे। लेकिन संडे के अलावा भी सभी को करना है, योग रोज करना चाहिए। योग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम गायत्री सबसे अच्छा पाठ्य तो रंजन जी का ये रहा कि व्यक्ति को जीवन के पूर्वार्ध में खाने के लिए जीना चाहिए जी, और उत्तरार्ध में जीने के लिए खाना चाहिए। बहुत अच्छा, ये सबसे मुख्य बात है। बहुत अच्छा। एक लाइफ में बहुत अच्छी बात कह दी इन्होंने और इस बात पे सब लोग ध्यान दें, विशेष बहुत ठीक रहेगा। इसी के साथ हम शांति पाठ करेंगे। सभी लोग अपने माइक बंद कर लेंगे, ज्ञान ध्यान मुद्रा लगाते हुए एक बार ओम का उच्चारण और फिर शांति पाठ। लंबा गहरा सांस लेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। उठाएंगे दोनों हाथों में जोड़ते हुए, दोनों हाथों में घर्षण करेंगे। घर्षण करने से जो ऊष्माएं आपके हाथों में आएंगे उसको अपनी आंखों पे लगाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप समय समय पे हमारे साधकों का मार्गदर्शन करते रहें और हमारी क्लास से जुड़ते रहें। अनिल सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सरोज मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बुलाते रहें और लोग इससे लाभान्वित होते रहें। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और आपसे अनुरोध है जो आपने बताया है इसके लिए कृपया व्हाट्सएप पे भी लोगों को जानकारी दे दें, मिल जाए तो बहुत लोग उससे लाभान्वित होंगे जो आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.